मेटलर्जिस्ट। आई होप आप सबकी गेट की तैयारी एकदम बढ़िया चल रही होगी। स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर मेटलर्जी पर। दोस्तों, गेट 2026 पेपर की डिकोडिंग की आज आ चुकी है हमारी पार्ट नंबर 4 पे। और पिछले 3 वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आई होप आप सब उस वीडियो को देख चुके हैं। जो लोग देख लिए हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 40 तक सॉल्व करने वाले हैं एकदम धांसू तरीके से। और आज का जो भी जितना भी क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल बेस है, इससे आपके गेट की रैंक तय हो सकती है। इसीलिए ये वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा अच्छे से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 पर क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है। Which of the following element when present in iron enhance its corrosion resistance? मतलब पूछा जा रहा है इसमें से दिया हुआ कौन सा एलिमेंट है जो आयरन का कोरोजन रेजिस्टेंस बढ़ाता है। तो आयरन के ऊपर एक पासिवेशन लेयर फॉर्मेशन होगा, तभी वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और मॉइस्चर से रिएक्ट नहीं करेगा। तो कौन सा एलिमेंट है जो पासिवेशन लेयर फॉर्मेशन करेगा? तो वो एलिमेंट होता है क्रोमियम होता है। क्रोमियम क्या करता है? मेटल पीस के ऊपर एक छोटा सा पासिवेशन लेयर फॉर्मेशन करता है, जो क्या होता है डायरेक्ट आयरन को एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और ह्यूमिडिटी से रेजिस्ट करता है, मतलब कांटेक्ट में नहीं देता है। तो ये क्या होता है? ये नॉर्मली क्रोमियम होता है जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके Cr2O3 फॉर्मेशन करता है, जो एक क्रोमियम के एक पासिवेशन लेयर होता है। तो इससे आयरन कोरोजन रेजिस्टेंस हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा क्रोमियम। और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इसको अगर ट्रिक्स याद करना चाहे तो आप ये कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक रहेगा, कीवर्ड्स आयरन स्टील प्लस कोरोजन रेजिस्टेंस आता है तो वहाँ पर 99% चांस रहता है कि वहाँ पर क्रोमियम ही उसका सही आंसर होगा। बस इसको याद रखिए। और सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है वैल्यू ऑफ स्केलर वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसका आंसर सॉल्व करने दिया हुआ है। तो इसको हम लोग कौन समझते हैं। पहले क्या है क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन में 3 वेक्टर दिए गए हैं A B C, और हमें उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी A इंटू ब्रैकेट स्टार्ट B इंटू C निकालना है। इसका आंसर एक सिंगल इंटीजर होगा, जो एक पूर्णांक नंबर होगा। तो इसको पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या है। तो इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट में दिया हुआ है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए इंटू बी इंटू सी निकालने के लिए तीनों वेक्टर्स को कोफिशिएंट जैसे आई जे के आगे नंबर्स रहेगा, तो एक मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट रूप में सॉल्व करेंगे। तो इसको अगर हम लोग मैट्रिक्स रूप में लिखते हैं तो ये कैसे होगा? इसको अगर ये जो चारों है इसको अगर हम लोग ए इंटू बी इंटू सी फॉर्मेट में लिखते हैं, सबके ऊपर एरो मार्क रहेगा। तो ये ए एक्स ए वाई ए जेड, फिर बी एक्स बी वाई बी जेड, सी एक्स सी वाई सी जेड। ये रहा पर डिटर्मिनेंट फॉर्म में रहा। उसके बाद यहाँ पर इसका वैल्यू दिया रहेगा। ए एक्स का कितना वैल्यू है? तो देखिए यहाँ पर आपका वैल्यू आ जाएगा। इसके लिए इसको मिटा देता हूँ, आपको यहीं पर साइड में लिख देता हूँ। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2 - 3 4। ये इसका वैल्यू रहा। और इसका वैल्यू क्या रहेगा? 1 + 2 - 3। और इसका क्या वैल्यू रहेगा? 3 4 - 1। ये निकल गया। फिर इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे। डिटरमिनेंट फॉर्म में सॉल्व करने से सबका वैल्यू धीरे धीरे निकलेगा। तो इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने से ये आपका हो जाएगा। इसको तो हटा देते हैं। 2 - 3
डिजिटल कितना, फिर इसको क्लियर करिए। इसके बाद क्या सॉल्व करेंगे, इसके बाद अगर हम लोगों ने जैसे डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, इसको लेकर इनको मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो इसका पहले का आंसर आ जाएगा, इसको इसको सॉल्व करने से आपका आंसर निकलेगा 20। पहले का आंसर निकल जाएगा 20। उसी तरह दूसरे के लिए सॉल्व करने के लिए 3 को लेकर करेंगे, -3 को लेकर, तो ये इस दोनों में आएगा, तो दूसरे का आंसर निकल जाएगा 24। और उसी तरह तीसरे के लिए करेंगे तो 4 के लिए, तो ये इन दोनों के लिए लेकर करेंगे, तो इसका आंसर निकल जाएगा 36। एक सेकेंड, 36 में -8 निकल के आएगा। तो इसको अगर हम कौन सॉल्व करेंगे तीनों को, 20 + 24 - 8, तो आपका हो जाता है 44 - 8 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 44 - 8 = 36। तो इसका सही आंसर होगा 36। तो यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, इसको डिसाइड करते हैं। 36 निकला हुआ है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर 36 ही रहेगा। 36 इज राइट आंसर। इसको अगर शॉर्ट ट्रिक से अगर वही अब डिटरमिनेंट फार्मूला करना ही पड़ेगा। डिटरमिनेंट फार्मूला के लिए आपको नॉर्मली आप इसको जैसे मैं बताया था 2 - 3 4 को करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकालना है। चारों को आप शॉर्ट तरीके से निकाल सकते हैं और प्लस माइनस करके इसका आंसर 36 निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ए बॉक्स कंटेन 20 thermometers, 3 of are defective. One person randomly draw 2 thermometers from the box one by one without replacement. The probability of the replacement. तो that number of 2 thermometers are defective. तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, एक बॉक्स में टोटल 20 थर्मोमीटर है जिसमें से 3 डिफेक्टिव है, और एक आदमी बिना देखे एक एक करके 2 थर्मोमीटर निकालता है। जो निकल जाता है उसके वापस बॉक्स में नहीं रखना है, और हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी परसेंट में निकालनी है। तो एक कि दोनों की एक भी थर्मोमीटर ख़राब ना हो। तो इसको कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट में क्या आएगा, तो यहाँ पर दिया हुआ है टोटल थर्मोमीटर मान लेते हैं n = 20, और डिफेक्टिव जो ख़राब है d = 3, और जो नॉन डिफेक्टिव जो सही है तो गुड कंडीशन में तो रहेगा 20 - 3 = 70, मतलब 17 ठो अच्छा कंडीशन में है। क्योंकि ये निकालने गया थर्मोमीटर वापस नहीं रखना है, इसीलिए जो ड्रॉ के बाद टोटल इसमें और सही आइटम्स दोनों गिनती 1 - 1 हो जाएगी। इसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो पहला थर्मोमीटर सही निकलने की कितनी रहेगी, तो 20 में से 17 थर्मोमीटर निकलेगी। तो सही निकलने की चांस कितने रहेगी, P1 प्रोबेबिलिटी 1 = 17/20। 20 ठो में से 17 ठो अच्छा है तो सही निकलने का चांस रहेगा 17/20। और दूसरी प्रोबेबिलिटी में कितनी रहेगी, दूसरी में एक निकल जाना 16 रहेगी। 16 रहने से तो 16/19, दोनों में से एक निकल जाएगा तो कम हो जाएगा। और तीसरी में रहेगी P3 रहेगी, नहीं दोनों को सही तरीके से टोटल प्रोबेबिलिटी के देखे जाए तो P = P1 × P2। तो इसको सॉल्व करने से आपका निकल आएगा 17/20 × 16/19। इसको काट कुटा कर निकालने से टोटल आपका निकल आएगा 68/95। तो फिर इसको हम लोगों परसेंटेज में सॉल्व करेंगे। देखते हैं 68/95 × 100 परसेंटेज निकाला, 100 इंटू करेंगे तो यह आपका आ जा रहा है 6800/95। इसको अगर कैलकुलेशन में निकालेंगे तो 71.5
5789 कुछ आएगा, 5789, इतना इसका आंसर आएगा। तो किसी क्वेश्चन मुताबिक डेसिमल 2 डेसिमल तक करना है तो 57 तक लिखेंगे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 7.57। ये यहाँ पर 8 है तो बढ़ जाएगा 58, 71.58। तो इसका सही आंसर है 71.58। इसका शॉर्ट तरीका अगर बताया जाए तो एक सेकंड बताता हूँ आपको शॉर्ट ट्रिक में कैसे करेंगे। शॉर्ट ट्रिक में आपका आ जाएगा, पहले तो कॉम्बिनेशन फार्मूला CR ये करेंगे, मान सकते हैं C2 17 = 17 × 16/2। टोटल 20 में से 2 चुनने के तरीके, C2 20, तो इसमें से 20 × 19/2 हो जाएगा। तो P कितना आएगा, P आएगा दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो P = 17 × 16 और 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 20 × 19। तो कटकुटा करेंगे तो इसको लगभग 16/20, इसको अगर हम लोगों ये करेंगे कटकुटा के लगभग वही 0.752 आएगा। तो इसको 100 मल्टीप्लिकेशन करने से 71.52 लगभग आंसर आएगा। जो हमारा पहले आंसर निकला था 71.58 निकला था, यहाँ पर 71.52 निकल रहा है। और गेट का सॉल्यूशन पेपर में 71.50 से लेके 71.65 तक है, तो हमारा ये आंसर भी सही रहेगा 71.52। 2 आंसर निकल रहा है, पर आपको जो सा तरीका ईजी लगेगा उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फॉर एन इक्विलिब्रियम फेज डायग्राम ऑफ ए बाइनरी AB alloy at a constant pressure as shown in the figure, the degree of freedom at x, मतलब यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा जा रहा है कितना है वोल्ट। ठीक है, सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में एक बाइनरी जो मतलब 2 कंपोनेंट्स A और B से बना है। अलॉय के इक्विलिब्रियम फेज डायग्राम दिया गया है जहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, और हमें डायग्राम में दिए गए x पॉइंट पर डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब f निकालना है, जो एक इंटीजर नंबर है। तो हम लोग उनका डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो अकॉर्डिंग गिव्स फेज रूल, तो f = c - p + 2। तो यहाँ पर क्या दिया, प्रेशर कांस्टेंट दिया गया है, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसलिए हम लोगों का कंडीशन यहाँ पर आ जाएगा गिव्स फेज, हम लोगों का प्रेशर कांस्टेंट की वजह से इसका कॉन्डेंस फेज रूल चेंज हो जाता है। तो क्या हो जाएगा c - p + 1, तो यहाँ पर सिंगल फेज में आएगा। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों का कितना कंपोनेंट है, c है 2 ठो, और p फेज कितना फेज यहाँ पर प्रेजेंट है। यहाँ पर फेज x के लिए पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर p 2 ठो फेज आएगा। यहाँ पर फेज पूछा जा रहा है, फेज कितना टो है, तो x पॉइंट के लिए फेज निकालना है। तो ऊपर में लिक्विड फेज है और नीचे में सॉलिड फेज है। तो ये क्या है, लिक्विड और ये सॉलिड, तो दोनों का मिक्सर में हैगा, तो ये 2 ठो फेज रहेगा। और इसको अगर c निकले b निकले तो हम लोगों का f निकालना है। तो क्या होगा, f = c का वैल्यू 2, p का वैल्यू 2 और यहाँ पर +1 है, तो हम लोगों का 2 कट गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकला 1। तो इसका सही आंसर क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम एक इंटीजर निकलेगा जिसका सही आंसर है 1। इसका शॉर्ट ट्रिक आप याद रखिए, एग्जाम में बिना लंबा सोचे आप एक ट्रिक ही याद रखिए बस। बाइनरी सिस्टम जहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर का थंब रूल है, अगर सिंगल फेज रीजन है तो वहाँ पर प्रेशर 1 है, तो वहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 रहेगा। और जहाँ पर फेज 2 फेज रीजन है, फेज 2 है, तो वहाँ पर F1 हो जाएगा। अगर 3 फेज है तो वहाँ पर 0 हो जाएगा। तो ये बस सिंपली याद रखिए, एक बता दे रहा अच्छे से। आपका फेज अगर 1 है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा आपका 2,
अगर फेज 2 है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा आपका 1, अगर फेज 3 है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका हो जाएगा 0। ये कहाँ पर होगा? जहाँ पर आपका कांस्टेंट प्रेशर रहेगा। तो मतलब जो जहाँ पर F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 1 का फॉर्मूला आएगा, तो वहाँ पर एला चीज़ याद रखिए, इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 35 टू पैरेलल प्लेट्स विथ न्यूटोनियन incompressible liquid in between are 2 mm apart. The following plate is stationary and the lower plate is moves with a velocity 4 meter per second. A force per unit area 5 Newton per meter square is applied parallel to the lower plate. Maintain its motion viscosity. तो सिंपली यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है वो समझते हैं। दो पैरेलल प्लेट है और उसके बीच एक न्यूटोनियन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है। दोनों प्लेट के बीच में दूरी 2 mm की है। ऊपर वाले प्लेट रुकी हुई है और नीचे वाली प्लेट मूवेबल कर रही है 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। नीचे वाली प्लेट चलते रहने के लिए ऊपर से 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का फोर्स पर यूनिट दिया जाता है, जिसको शियर स्ट्रेस है। हमें लिक्विड वेलोसिटी निकालनी है। तो लिक्विड वेलोसिटी निकालनी है तो इसको पहले समझते हैं। इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स का सबसे बेसिक न्यूटोनियन लॉ ऑफ विस्कोसिटी फॉर्मूला पूछा जा रहा है। तो जहाँ पर टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी यू आई। तो जहाँ पर आपका टाउ आ जाता है शियर स्ट्रेस, जो वहाँ पर दिया हुआ है 5, टाउ आपका दिया हुआ है 5 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। और सेकेंड म्यू क्या है? म्यू डायनामिक विस्कोसिटी है जो हमें निकालना है। तो हमको म्यू का वैल्यू निकालना है। और डी यू क्या है? वेलोसिटी में जो चेंजेस आ रहा है, जो इसका वेलोसिटी है। डी यू कितना आएगा? वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। तो 4 मीटर पर सेकेंड। और डी वाई क्या है? दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस, जो यहाँ पर पहले दिया हुआ था 2 mm है। डी वाई दोनों का प्लेट का डिस्टेंस है 2 mm। इसको अगर हम लोग मीटर में कन्वर्ट करें तो हम लोगों को मीटर में आंसर निकालना है, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे 2 × 10⁻³ मीटर। तो इसको अभी सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लोगों को म्यू निकालना है। तो म्यू निकालने के लिए हमको म्यू को इधर कर देंगे, टाउ को इधर इस साइड कर देंगे। तो इसको हमको अच्छे से मिटा के कर रहा हूँ। तो म्यू इज इक्वल टू टाउ इंटू डी वाई बाई डी यू। तो हम लोगों का टाउ दिया हुआ था 5 × 2 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 4। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2.5 × 10⁻³ न्यूटन सेंटीमीटर पर, जो यहाँ पर दिया हुआ है एल यूनिट है। तो हम लोगों का जो आंसर आया 2.5 ही आंसर रहेगा। तो 2.5 × 10⁻³ न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर 2.5 रहा। इसका शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूँ। शॉर्ट ट्रिक में क्या करना है, एक सेकेंड, उससे पहले शॉर्ट ट्रिक में अगर विस्कोसिटी ग्रेडियंट हम लोग को जानते हैं क्या है, डी यू बाई डी यू वाई। तो इसको पहले निकाल लेंगे 4/2 मिलीमीटर। तो 2 पर mm है तो 2000 सेकेंड -1। और विस्कोसिटी का क्या है? विस्कोसिटी म्यू आना है। म्यू क्या आएगा? स्ट्रेस बाय ग्रेडियंट। तो ये हम लोग को निकला ग्रेडियंट 5/2000। 2000 कितना निकल जाएगा? 2.5 डिवाइडेड बाय 1000। तो 2.5
इंटू 10⁻³ आ जाए, 2.5 इंटू 10⁻³ ये रहा। तो इसका देखिए यहाँ पर निकल आया है 10⁻³ यहाँ पर निकल आया है, यह 2.5 दैट इज करेक्ट आंसर। जो हमारा पहले भी निकला था 2.5 और फिर निकला 2.5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, मैच द क्रिस्टल सिस्टम ऑफ ए कॉलम ए विद द कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सियल लेंथ। मतलब यहाँ पूछा सिंपली बोला जा रहा है कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैचअप करने के लिए। तो यहाँ पर पहले देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। कॉलम 1 है टेट्रागोनल रोम्बोहेड्रल ऑर्थोरोम्बिक मोनोक्लिनिक, और यहाँ पर उसका एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल दिया हुआ है। तो कौन सा किसके साथ मैचअप कर रहा है, तो पहले देखते हैं टेट्रागोनल में क्या होता है। टेट्रागोनल किस तरह का रहता है, टेट्रागोनल में दो साइड्स बराबर होते हैं और तीनों एंगल 90 डिग्री होता है। तो दो साइड बराबर मतलब A = B और बाकी एंगल सब 90 डिग्री, A = B। यहाँ पर टेट्रागोनल में आपका आ जा रहा है 2 नंबर पे आ जा रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है। और रोम्बोहेड्रल में क्या है, रोम्बोहेड्रल में तीनों साइड्स बराबर होते हैं और एंगल बराबर होते हैं पर 90 नहीं होते हैं। रोम्बोहेड्रल में तीनों बराबर होते हैं पर एंगल 90 डिग्री नहीं होते हैं। तो तीनों एंगल बराबर 4 में है और एंगल 90 नहीं है। और ऑर्थोरोम्बिक में क्या है, तीनों साइड्स अलग अलग होते हैं, तीनों एंगल 90 होते हैं। तीनों एंगल 90 है और लेंथ सबका अलग अलग है। मोनोक्लिनिक में क्या रहता है, तीनों साइड्स अलग अलग होते हैं, दो एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो जो एक बचा है वही होगा और क्या, तीनों बराबर नहीं है और दो एंगल 90 डिग्री है और एक अनइक्वल है। तो इसका सही आंसर क्या है, P2 किस में है, बी में है, इसमें Q4 ऑप्शन डी सही है। इसको अगर शॉर्ट तरीके से अगर याद रखना चाहे तो इसमें शॉर्ट ट्रिक में आप उसका शॉर्ट फॉर्मूला याद रख सकते हैं, जैसे कि ये CTORHMT या क्यूट मदर भी याद रख सकते हैं। तो आप ये सिंपल फिजिकल मतलब जब फर्स्ट चैप्टर है, आप सबका 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, उसका एक्सियल लेंथ तो एक्सियल एंगल इजीली याद कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 37। यहाँ पर भी दिया हुआ है कॉलम मैच करने के लिए, पर इसका पहले क्या दिया हुआ है, कॉलम 1 में इसका मैकेनिकल मेटलर्जी का कोर कॉन्सेप्ट है, जो मतलब ये सबका कोर कॉन्सेप्ट सब है, लॉ सब है, पेरिस लॉ, स्किमिट लॉ, लेसमिलर लॉ और पोर्टिव-ली-चैरेट लॉ। तो ये सब लोग कौन कौन सा टेस्ट का समय कौन कौन सा समय दिखता है। तो पेरिस लॉ क्या है, पेरिस लॉ फैटिक क्रैक ग्रोथ रेट को स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर से जोड़ा जाता है। तो पेरिस लॉ क्या है, क्रिप से फैटिक स्ट्रेस से जोड़ा जाता है, फैटिक क्रैक से। तो यहाँ पर क्या है, पेरिस लॉ फैटिक क्रैक। और स्किमिट लॉ क्या है, फैक्टर क्या है, सिंगल क्रिस्टल में स्लिप शुरू होने के लिए अप्लाई स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस के बीच में रिलेशन को दिखाता है। तो यहाँ पर क्या है, सिंगल क्रिस्टल में स्लिप शुरू होने से पहले स्लिप शुरू होने से शियर स्ट्रेस को डिफाइन करता है। शियर स्ट्रेस कहाँ पर है, क्रिटिकल शियर स्ट्रेस। और लार्सन मिलर पैरामीटर क्या है, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर मटेरियल को रप्चर लाइफ और क्रीप बिहेवियर प्रेडिक्ट करने के लिए, मतलब टेम्परेचर और क्रीप बिहेवियर के लिए। तो यहाँ पर क्रीप टेस्ट में आएगा। पॉवर्ट-ली-चैबेट लॉ इफेक्ट, तो ये आता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के दौरान सेरेटेड यील्ड बिहेवियर दिखता है, जो डायनामिक स्ट्रेन एजिंग की वजह होता है। तो इसका क्या है, डायनामिक स्ट्रेन एजिंग। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, P2 Q4 दोनों में है, R1 मतलब इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। बी है। इसको अगर शॉर्ट ट्रिक में याद रखें, बस आपको बस इतना याद रखना है, आपको पता रखना है पेरिस लॉ हमेशा फैटिक के लिए यूज होता है।
तो क्या होगा, अब ऑप्शन में ध्यान से देंगे तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तुरंत कट जाएंगे। तो अब ऑप्शन सी बचता है और ऑप्शन बी बचता है। तो इन दोनों में से चार ये Q4 कॉमन है। अब लर्सन मिलर पैरामीटर को देखें तो यहाँ से पता चलता है कि क्रिप्टेस्केलर देखा जाता है। तो क्या है R1, तो R1 की जिसमें है बी में है तो उसको आप सही ओके। ये सिंपली एलिमिनेशन मेथड है जहाँ पर आपको कोई सा भी आंसर पता है उसको कॉन्सेप्ट में लेके आप बाकी सबको काट सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये भी कलम मैच करने के लिए दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है और उसका क्या डिफेक्ट है वो आपको पूछा जा रहा है। तो कॉलम में एज क्रैकिंग, फ्लैश लाइन क्रैकिंग, चेवरॉन क्रैकिंग, क्रैक्ड कोर सब कहाँ कहाँ होता है। तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। हर मेटेरियल फॉर्मिंग या मेटल शेपिंग प्रोसेस में मटेरियल का फ्लो और टेम्परेचर के मुताबिक स्पेसिफिक तरह डिफेक्ट निकलता है। जैसे एज क्रैकिंग में क्या निकलता है, एज क्रैकिंग क्या है, एज क्रैकिंग कब होता है, जब मेटल शीट्स की रोलिंग की जाती है तो साइड में एज पर नॉन यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन और टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से किनारे पर फटने लगती है। तो ये एज क्रैकिंग कहाँ पर होती है, रोलिंग में होती है। और फ्लैश लाइन कहाँ पर होती है, फ्लैश लाइन सिर्फ क्लोज डाई फोर्जिंग में बनता है। जब एक्स्ट्रा मेटल डाई के बीच में निकल जाता है उस लाइन पर जब ट्रिम किया जाता है तो वहाँ क्रैक बन सकता है। तो ये फ्लैश क्रैकिंग कहाँ होता है, फोर्जिंग के समय बनता है। तो चेवरॉन क्रैकिंग कहाँ पर है, इसको सेंट्रल ब्रस्ट या एरोहेड फ्रैक्चर भी बोलते हैं। ये एक्सट्रूजन या ड्राइंग प्रोसेस के दौरान मेटल के बिल्कुल सेंटर में टेंसाइल स्ट्रेस के चलते बनता है। तो यहाँ पर चेवरॉन कहाँ बनेगा, एक्सट्रूजन के समय बनेगा। और क्रैक्ड कोर कहाँ बनेगा, कॉम्प्लेक्स पार्ट्स कास्टिंग करते वक्त सैंड कोर अगर सही से कोलैप्स नहीं हो पाता है तो मेटल ठंडे होकर सिकुड़ने लगता है तो कोर क्रैकिंग होने लगती है। तो यहाँ पर कास्टिंग का समय होता है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, P3 Q2 ऑप्शन डी सही है। इसको शॉर्ट ट्रिक इसका क्या बताऊँगा, बस आपको हर एक मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस और डिफेक्ट याद रखना है, उसमें से आपको सब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मैच द कलम है, इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर डेक्स्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड कहाँ पर कौन सा किया जाता है। तो यहाँ पर इंटरनल फ्लॉ इन रेल रोड व्हील। तो इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो रेलवे कंपोनेंट्स के अंदर का डिफेक्ट्स को ढूंढने के लिए सबसे पहले हम लोग अल्ट्रासोनिक जो भी मेटल का अंदर का पार्ट का जो डिफेक्ट्स है तो उसको जानने के लिए हम लोग अल्ट्रासोनिक यूज करते हैं। तो इंटरनल फ्लोज जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अल्ट्रासोनिक करेंगे। तो इसका सही आंसर इसका सीधा में ही है। और फिर इन सर्विस मॉनिटरिंग ऑफ क्रैक, तो जब कंपोनेंट्स मतलब कंपोनेंट जब काम में चल रहा है तो उसको डिफेक्ट जानने के लिए कैसे करते हैं, जब कंपोनेंट चालू हालत में हो तो उसको बड़े क्रैक पर नज़र रखी जाती है। तो साउंड वेव डिटेक्शन यानी एक्रोस्टिक एमिशन। तो एज सर्विस में एक्रोस्टिक इमोशन से डिफेक्ट जानते हैं। इंक्लूजन इन माइल्ड स्टील क्या है, स्टील के अंदर छुपी हुई इंक्लूजन को चेक करने के लिए रेडियोग्राफी, मेटल का अंदर का इंक्लूजन का रेडियोग्राफी हम लोग टेस्ट करते हैं। और सरफेस क्रैक के लिए हम लोग डाई पेनिट्रेशन का यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, P1 Q4। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इसका शॉर्ट ट्रिक याद रखने के लिए 5 सेकंड में आंसर निकल आएगा। इन सर्विस वर्ड यहाँ समझ है, मतलब वहाँ पर समझ लीजिए NDT आएगा। इन सर्विस मॉनिटरिंग देखने के लिए आंख बंद करके एक्रोस्टिक इमोशन पर कनेक्ट कर दीजिए, क्योंकि बाकी कोई भी मेथड में डायनामिक मॉनिटरिंग नहीं करता है। यानी Q4 होना तैयार है। अब ऑप्शन देखिए, सिर्फ ऑप्शन ए यही ऐसा है जिसमें Q4 दिया गया है, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। अपना आंसर कंफर्म करने के लिए आप सरफेस क्रैकिंग
S3 में कनेक्ट कर सकते हैं। सरफेस क्रैकिंग वो पता है, हम लोग डाइपेनिट्रेशन करते हैं। तो सही आंसर आपका निकल आएगा, S3 यहाँ पर आ गया और ये P1 यहाँ पर है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द इक्वेशन ऑफ द बिलो रिप्रेजेंट्स ए स्टेडी स्टेट लैमिनर फ्लो ऑफ ए फ्लूइड थ्रू द हॉरिजॉन्टल ट्यूब। इस क्वेश्चन में एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, ट्यूब के अंदर फ्लूइड स्टेडी स्टेट लैमिनर फ्लो की फ्लो में है। एक इक्वेशन दी गई है, हमें दिए गए सी स्टेटमेंट से बताना है कि हम कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, यहाँ पर जो 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो हम लोग को पहले देखिए कॉन्सेप्ट क्या है पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये इक्वेशन ट्रांसपोर्ट फेनोमेना या फ्लूइड मैकेनिक्स हेगन पॉइजलिव फ्लो पाइप के अंदर का लैमिनर फ्लो का दर्शाती है। तो यहाँ पर पहले आता है न्यूटनियन फ्लूइड। अगर विस्कोसिटी n कांस्टेंट है और स्टैंडर्ड विस्कस टर्म यूज हो रहा है तो फ्लूइड न्यूटनियन फ्लो है। तो ये न्यूटनियन फ्लो है। और कंडीशन 2 क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी प्रोफाइल। पाइप में एक्सियल वेलोसिटी vz के प्रोफाइल पैराबोलिक होता है और सेंटर पर मैक्स वेलोसिटी होता है। जब ये फ्लूइड फ्लो करता है तब फ्लो के एक्सियल में मिडिल पार्ट में ज़्यादा रहता है वेलोसिटी और ये सब एरिया में वॉल साइड में कम होता है। और शियर स्ट्रेस क्या दिया हुआ है, शियर स्ट्रेस सेंटर से डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी सेंटर R0 पर शियर स्ट्रेस 0 होती है और पाइप की वॉल पर R पर मैक्सिमम होती है। तो वही जो शियर स्ट्रेस जो पड़ रहा है सेंटर में कम होती है और वॉल पे ज़्यादा होती है। तो स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन देखेंगे। तो फ्लूइड द न्यूटोनियन फ्लूइड दिए गए इक्वेशन n, जो ये वाला इक्वेशन दिया हुआ है ये जो इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पर फ्लूइड न्यूट्रन दिए गए इक्वेशन में n को डेरिवेटिव से बाहर निकालने एक कांस्टेंट तरह ट्रीटमेंट मिला है जो कि सिर्फ न्यूटनियन फ्लूइड के लिए होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो हम लोग ऑप्शन से चेक करते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में पहले दिया हुआ है द फ्लूइड्स न्यूटोनियन। तो ये ऑप्शन आपका सही आ जा रहा है, ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है, शियर स्ट्रेस इज मैक्सिमम एट द सेंटर R इक्वल टू 0। तो अभी मैं बताया शियर स्ट्रेस एट द सेंटर R इक्वल टू 0। तब पाइप फ्लो में सेंटर पर फ्लूइड की लेयर एक दूसरे रिलेटिव स्लिप नहीं करती है, वेलोसिटी ग्रेडियंट 0 होता है, इसीलिए सेंटर R इक्वल टू 0 पर शियर स्ट्रेस 0 होता है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हमेशा पाइप की दीवार पर होती है। तो यहाँ पर सबसे कम शियर स्ट्रेस होती है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है। पर ये ऑप्शन में दिया हुआ है मैक्सिमम एट द सेंटर, तो यहाँ सेंटर में सबसे कम होती है। तो ये ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन में पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द अबव केस इज नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट यही है। तो आपका सही आंसर, राइट आंसर आपका बी निकलेगा। बाकी दोनों देख लेते हैं। सी में क्या हुआ है, रेडियल वेलोसिटी 0, क्योंकि फ्लो सिर्फ लेंथ के अलोंग जेड डायरेक्शन में हो रही है, तो इसीलिए रेडियल की तरफ वेलोसिटी नहीं होगी। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। और देयर इज़ नो वेरिएशन ऑफ एफ इन द जेड डायरेक्शन। तो क्या है, इसको फुली डेवलप्ड फ्लो कहते हैं, जहाँ पर पाइप में आगे बढ़ते वक्त वेलोसिटी के शेप नहीं बदलता। तो यहाँ पर dv/dz इक्वल 0 होता है। दिए गए इक्वेशन में vz सिर्फ r पर डिपेंड कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो आपका गलत ऑप्शन जो नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है, ऑप्शन बी ही आपका सही आंसर है। तो इसको मिटाते हैं, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी।
आई होप आज की वीडियो 31 से लेकर 40 तक आपको अच्छी लगी हुई हो। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। आप लोगों का लाइक शेयर सब्सक्राइब बहुत मदद करेगी आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। ओके बाय।